कल हम लोगों ने इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर चर्चा किया था और ये देखा कि इमोशनल इंटेलिजेंस हमारी भावना और बुद्धि दोनों का समन्वय है। अर्थात दो अतिवादों से बच करके मध्यम मार्ग को अपनाना, ये भावनात्मक बुद्धि है। आज हम इस बात की चर्चा करेंगे कि प्रशासन में इस इमोशनल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन क्या है। लेकिन इस पर विचार करने से पहले ये जानना जरूरी है कि प्रशासन जो ब्यूरोक्रेसी है उसके फंडामेंटल वैल्यूज क्या होते हैं। इस संदर्भ में मैं दो थिंकर्स की चर्चा करना चाहूँगा जो सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग और उसके फंडामेंटल वैल्यूज को निर्धारित करने का कार्य किया था। उसमें से पहला है मैक्स वेबर। आप सब जानते हैं कि मैक्स वेबर ने सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी टर्म को प्रयोग किया है और उसके मूल्य को निर्धारित करने का प्रयास किया, जिसे मैक्स वेबर थियरी के नाम से भी जानते हैं। मैक्स वेबर कहते हैं कि इम्पर्सनैलिटी एंड डिह्यूमनाइजेशन आर द स्पेशल वर्चूज फॉर ब्यूरोक्रेसी which removes the danger of irrational behavior of individual bureaucrats and the organization as a whole. मैक्स वेबर का जो सिद्धांत है वो ये है कि जो ब्यूरोक्रेसी की जो फंडामेंटल वैल्यू है, जो सद्गुण है, जो वर्चू है, स्पेशल वर्चू है, वो दो चीजें हैं। पहला इम्पर्सनैलिटी, और दूसरा है डिह्यूमनाइजेशन, निर्वैयक्तिकता और अमानवीयकरण। ये ब्यूरोक्रेसी के फंडामेंटल वैल्यूज है, क्योंकि यह इरेशनल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल ब्यूरोक्रेट्स, जो नौकरशाह है उसके जो गलत व्यवहार है या ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉई के प्रति जो गलत व्यवहार है उससे वो अलग करती है। दो टेक्निकल टर्म है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तब तक हम समझ नहीं लेंगे तब तक प्रशासन के आधार समझ नहीं सकते। इम्पर्सनैलिटी क्या होता है? पर्सनालिटी तो हम जानते हैं कि अ पर्सन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंटिटीज, मेंटल एंड फिजिकल एंटिटीज। जो व्यक्तित्व होता है उस व्यक्तित्व के दो घटक होते हैं, एक तो भौतिक शरीर जो हम देख रहे हैं, और दूसरा जो उसके अंतर्गत चेतना है, जिसको माइंड भी कह सकते हैं। और इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन को हम पर्सनालिटी कहते हैं। इम्पर्सनैलिटी क्या हुआ? जब किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व से उसकी फिजिकल एंटिटी को हम रिड्यूस करते हैं तो जो बचेगा उसी को इम्पर्सनैलिटी कहते हैं। अर्थात इम्पर्सनैलिटी में हम व्यक्ति की फेस वैल्यू नहीं होती है। कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन राजा है, कौन रंक है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। These things are totally irrelevant. It has no meaning. क्योंकि प्रशासन जो कार्य करती है वो रूल ऑफ लॉ के अनुसार कार्य करती है। अर्थात
एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, अर्थात कानून अंधा होता है, कानून व्यक्तियों के बीच भेद नहीं करता है। यह सिद्धांत इम्पर्सनैलिटी का सिद्धांत है। डीह्यूमनाइजेशन क्या है? ह्यूमनाइजेशन तो हम जानते हैं, मानवीय हित, उसके कल्याण की बात करना, उसके उत्थान की बात करना, ये ह्यूमनाइजेशन होता है। दैट इज ह्यूमनाइजेशन इज द कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। इट इज concerned with the welfare of the development of all human being। जो हालांकि यहाँ पर भी ह्यूमनाइजेशन और ह्यूमैनिटेरियनिज्म में बहुत अंतर है। ह्यूमनिज्म और ह्यूमैनिटेरियनिज्म, मानवतावाद और मानववाद में अंतर है, हम उधर नहीं जाएंगे, वो अलग टॉपिक हो जाएगा। लेकिन आप अभी इतना समझिए कि जो मानव हित की बात करता है, उसके कल्याण की बात करता है, उसके विकास की बात करता है, उसके उत्थान की बात करता है, वो मानववाद होता है। डीह्यूमनाइजेशन क्या है? डीह्यूमनाइजेशन का मतलब नहीं है कि हम मानव का विनाश कर दें, नहीं। इसका केवल और केवल इतना मतलब है कि जब हमें मानवीय भावनाओं और रूल, इन दोनों में कभी कोई कंट्रास्ट होता है, कभी कोई विरोध होता है, तो हमें मानवीय भावनाओं की अपेक्षा रूल ऑफ लॉ के अनुसार कार्य करना चाहिए। ये डिह्यूमनाइजेशन था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि इन चिंतकों ने माना कि जो शासन की नीतियां बनती है वो दीर्घकालिक अनुभव के आधार पर बनती है, अर्थात उन नीतियों के पीछे एक बहुत बड़ा माइंड काज करता है और उसका भी उद्देश्य होता है ह्यूमन वेलफेयर करना। सरकार की जितनी भी नीतियां बनती है उसका एक ही टारगेट होता है, मानवता का कल्याण करना। अतः ब्यूरोक्रेसी का जो काम है या ब्यूरोक्रेट्स का जो काम होता है वो शासन की नीतियों में तब्दीली करना नहीं है, उसमें बदलाव करना नहीं है। They have no right to modify or change the policy of government. Their job is only to implement the policies of government. एक ब्यूरोक्रेसी का काम होता है सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, उसमें तब्दीली करना नहीं। और इसीलिए मैक्स वेबर ने ये कहा था कि जो ब्यूरोक्रेसी की जो फंडामेंटल वैल्यू है वो है निर्वैयक्तिकता और अमानवीयकरण, अर्थात कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं और इसी आधार पर ब्यूरोक्रेट्स को अपनी नीतियों का क्रियान्वयन करना चाहिए। दूसरा जो सिद्धांत आया वो फ्रेडरिक टेलर का था। और इनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक पब्लिश हुई थी, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और इसी पुस्तक में टेलर साहब ने कहा कि द साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच was primarily concerned with maximizing productivity and efficiency. And in this regard, implies emotional problems like boredom, disaffection, frustration were dismissed. अर्थात जो साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच है ब्यूरोक्रेसी की, वो है अधिकतम प्रोडक्टिविटी, उत्पादन करना। मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी एंड इफिशियंसी।
कुशलतापूर्वक और मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी देना, उत्पादन करना, अर्थात सरकार जो ब्यूरोक्रेट होते हैं वो रिजल्ट ओरिएंटेड कार्य करना चाहिए। उनका आउटपुट क्या हो रहा है, और इस संदर्भ में जो हमारे वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, इनकी जो इमोशनल इश्यूज हैं, इनके ऊपर उनको कंसीडर नहीं करना चाहिए। इस प्रकार एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसी होती है, वो एडमिनिस्ट्रेशन इज जस्ट लाइक इम्पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी वेयर ह्यूमन, that is customer and workers or employees are treated as only numbers। अर्थात जो प्रशासन है वह एक ऐसी निर्वैयक्तिक मशीनरी है, एक ऐसी मशीनरी है जिसमें जो मनुष्य होता है उसकी वैल्यू केवल एक संख्या के रूप में होती है। अर्थात जो हमारी इंडिविजुअलिटी है इसको इग्नोर किया गया और मनुष्य को भी एक मशीन की भांति ट्रीट किया जाता है। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे ब्यूरोक्रेसी के, और इसके पीछे जो सोच थी वो ये थी कि प्रशासन की जो नीतियां होती हैं वो संगठन और प्रशासन की उद्देश्यों को, उनकी वेलफेयर को ध्यान में रख करके बनाई जाती है। अर्थात जब भी सरकार कोई पॉलिसी बनाती है तो उस पॉलिसी के मूल में वेलफेयर ही होता है, लोक कल्याण ही होता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रशासनिक अधिकारी का काम होता है उन नीतियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, और इसीलिए उन्हें मानवीय भावनाओं की अपेक्षा उन नीतियों के क्रियान्वयन पर बल देना चाहिए। ये फंडामेंटल वैल्यूज थे ब्यूरोक्रेसी के। लेकिन आज हम 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं, और आज जिस युग में हम रह रहे हैं उसे न्यू लिबरलाइजेशन का युग कहते हैं, नव्य उदारीकरण का युग। और इस नव्य उदारीकरण का जो फंडामेंटल वैल्यूज है वो बदल गया है। आज हम एक ओपन सोसाइटी और ओपन मार्केट में रह रहे हैं। अब सरकार के स्तर पर या ब्यूरोक्रेसी के स्तर पर एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। सरकार का काम केवल शासन करना नहीं है, बल्कि सरकार का काम सुशासन करना, और उससे भी बड़ी चीज नैतिक शासन करना है। यहां पर 4 टर्म हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है, इनको हमें समझना पड़ेगा। जो पहला टर्म है वो है गवर्नमेंट, सरकार। जो दूसरा टर्म है वो गवर्नेंस, शासन। जो तीसरा टर्म है वो गुड गवर्नेंस, सुशासन। और जो चौथा है वो जो रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है वो इथिकल गवर्नेंस की चर्चा हो रही है। नैतिक शासन। अर्थात सरकार के स्तर पर या शासन के स्तर पर एक बहुत व्यापक परिवर्तन हुआ है। इसको कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट होना। जो हम ग्रेजुअली गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस से इथिकल गवर्नेंस की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि न्यू लिबरलाइजेशन का युग है। अब समस्या ये है कि हम सरकार कहेंगे किसको? सरकार होती क्या है? सरकार व्यक्तियों का समूह होती है जो देश की या राज्य की शासन व्यवस्था को चलाती है। शासन क्या है?
शासन नीतियों का समूह होती है जिसके आधार पर सरकार शासन करती है। अर्थात सरकार जिन नीतियों के आधार पर सरकार चलाती है उन्हीं को शासन कहते हैं। इसीलिए शासनादेश आता है, शासनादेश होता है। वो शासनादेश कुछ नहीं है, वो पॉलिसीज हैं, वो डिसीजंस हैं, उन्हीं के आधार पर हमें शासन करना रहता है। गुड गवर्नेंस क्या होता है? गुड गवर्नेंस का उद्देश्य, सुशासन का उद्देश्य केवल शासन करना नहीं है, बल्कि जनता के हित में अच्छे परिणामों को सुनिश्चित करना, यह गुड गवर्नेंस का उद्देश्य होता है। The aim of good governance is to assure the good result in favor of the welfare of all human beings। और इसीलिए जो गुड गवर्नेंस है वो केवल नीतियों का कलेक्शन नहीं है, बल्कि अब यह रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाती है। वो केवल शासन नहीं है, सुशासन है। अर्थात जनता के हित में अच्छे परिणामों को सुनिश्चित करना, यह गुड गवर्नेंस का कार्य होता है। आप सब जानते हैं कि गुड गवर्नेंस शब्द का प्रयोग सबसे पहले इंटरनेशनल डेवलपमेंट लिटरेचर में किया गया और गुड गवर्नेंस की वैल्यूज निर्धारित कर दी गई। गुड गवर्नेंस में 3 चीजें बताई गई। पहला, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। ये गुड गवर्नेंस का फंडामेंटल वैल्यू है, रूल ऑफ लॉ। दूसरी है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही सुनिश्चित करना। और तीसरी चीज है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। These are 3 fundamental values of good governance: rule of law, accountability and transparency। rule of law का मतलब ये हो गया कि विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। कानून के समक्ष किसी व्यक्ति का फेस वैल्यू नहीं होता है। कानून सबके लिए समान रूप से कार्य करता है, इसको हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि सरकार में जो व्यक्ति हैं, ब्यूरोक्रेसी में या शासन व्यवस्था से संबंधित जो भी व्यक्ति हैं, उनकी कार्यवाही को जवाबदेह बनाना, सुनिश्चित करना, उनकी जवाबदेही को सुनिश्चित करना, ये भी गुड गवर्नेंस का एक फॉर्मूला है। और तीसरी चीज है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। शासन की नीतियां हर स्तर पर पारदर्शी होनी चाहिए, अर्थात शासन की नीतियां जनता के कल्याण के लिए बनती है। अतः जनता को ये अधिकार होनी चाहिए कि वह प्रत्येक स्तर पर इस बात को परख कर सके, जांच कर सके कि वह नीतियों का, सरकार जिन नीतियों को बना रही हैं, निर्माण कर रही हैं, उन नीतियों का क्रियान्वयन उसी मद में हो रहा है कि नहीं, ये ट्रांसपेरेंसी है। इसीलिए आरटीआई एक्ट आता है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के द्वारा केवल यह बताया जाता है कि जनता या जो नौकरशाह है या जो सरकार है वो जनता के प्रति जवाबदेह है कि नहीं है। वो जिन नीतियों का निर्माण हो रहा है, उन नीतियों का क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं, उसी रूप में जिस रूप में नीतियों का निर्माण हो रहा है। इन सब के ऊपर हम अलग से चर्चा करेंगे। आज हम केवल अपने मूल विषय पर आते हैं कि अब जो रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है वो गुड गवर्नेंस से इथिकल गवर्नेंस की ओर हो गया है। गुड गवर्नेंस और इथिकल गवर्नेंस में अंतर है। जो गुड गवर्नेंस है उसके 3 फंडामेंटल वैल्यूज हैं। ये फंडामेंटल वैल्यूज इथिकल गवर्नेंस में भी है, लेकिन यहां पर 2 तब्दीली की गई। पहला जो परिवर्तन हुआ वो ये हुआ कि अब शासन का काम
केवल मानव का कल्याण करना नहीं है, बल्कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनमें पेड़ पौधे भी हैं, वनस्पतियां हैं, जीव जंतु हैं, प्राणी मात्र का कल्याण करना। जैसे आता है ना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका कल्याण करना। तो जितने लिविंग बीइंग हैं उन सबका कल्याण करना, ये पहला इथिकल गवर्नेंस का फॉर्मूला बनाया गया है। वेलफेयर ऑफ all beings, welfare of all beings, not only human beings। केवल मानव का कल्याण करना नहीं, बल्कि मनुष्य के साथ साथ अन्य प्राणियों का कल्याण करना, ये टारगेट बनाया गया इथिकल गवर्नेंस में। और दूसरी चीज कही गई है कि इस इकोलॉजिकल सिस्टम में जितनी चीजें हैं all are treated as ends, not as a means। इस इकोलॉजिकल सिस्टम में जितनी चीजें हैं वो किसी के स्वार्थ की पूर्ति के लिए साधन के रूप में प्रयुक्त नहीं होंगे, बल्कि जितनी बीइंग है उनका अपने आप में एक मूल्य है, एक साध्य मूल्य है। कोई किसी का साधन नहीं है। आप इस पर मैं एक अलग से वीडियो तैयार करूंगा। जब हम सरफेस इकोलॉजी और डीप इकोलॉजी की चर्चा करते हैं तो सरफेस इकोलॉजी में तो मान लिया गया कि मैन इज इन द सेंटर एंड एवरीथिंग इज ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बीइंग। दुनिया में जो कुछ भी है वो सब मनुष्य केंद्र में है और जो कुछ है वो मनुष्य के कल्याण के लिए बना है। तब मनुष्य का ये अधिकार है कि उसका मैक्सिमम एक्सप्लॉइटेशन कर ले। ये सरफेस इकोलॉजी थी, सरफेस इकोलॉजी थी। लेकिन जब हम डीप इकोलॉजी में जाते हैं तो डीप इकोलॉजी में ये मैन सेंटर नहीं हुआ। डीप इकोलॉजी का फॉर्मूला था कि समग्र मानवता का कल्याण करना, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करना। मनुष्य केवल केंद्र में नहीं है, क्योंकि दुनिया की जितनी चीजें हैं वो सब एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट और इंटरकनेक्टेड है। तो यदि जैसे दीवार है, दीवार में ईंट लगे हुए हैं, तो यदि हम एक ईंट को भी निकालेंगे तो पूरी दीवार कमजोर हो जाएगी। उसी तरह इस इकोलॉजिकल सिस्टम में जितनी चीजें हैं ऑल आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। तो यदि आपने किसी एक को हार्म किया तो ले दे के संपूर्ण इकोलॉजी डिस्टर्ब होती है। ये डीप इकोलॉजी का कंसेप्ट था और वही इथिकल गवर्नेंस में भी आ गया। अब इथिकल गवर्नेंस में माना गया कि शासन का काम केवल व्यक्तियों का कल्याण करना नहीं है, केवल मानव का कल्याण करना नहीं है, बल्कि शासन का काम मानव के कल्याण के साथ साथ अन्य जितने बीइंग्स हैं, लिविंग बीइंग्स, इन सब के वेलफेयर की बात करना, ये इथिकल गवर्नेंस का टारगेट मान लिया गया। और ये भी कहा गया कि जो थियोक्रेटिक गवर्नमेंट है वही केवल ऐसा कर सकती है। ये विवाद का विषय हो सकता है, हम इस पर नहीं जाएंगे। आज निश्चित रूप से एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है और वो पैराडाइम ये हुआ है कि चाहे गुड गवर्नेंस को ले लीजिए और चाहे इथिकल गवर्नेंस को ले लीजिए, जो प्रारंभ में गवर्नेंस था, ट्रेडिशनल गवर्नेंस, इनका गुड और इथिकल गवर्नेंस से बिल्कुल क्लियर कट अंतर है। जो गवर्नेंस होती थी वो रूल बेस्ड होती थी। कानून पर आधारित, नियम पर आधारित, और कानून का अतिक्रमण करने का अधिकार किसी को नहीं था। खैर, कानून का अतिक्रमण करने का अधिकार आज भी किसी को नहीं है, लेकिन अब एक नया तब्दीली आई है और गुड गवर्नेंस और एथिकल गवर्नेंस अब रूल बेस्ड की अपेक्षा वैल्यू बेस्ड हो गई है।
अब मूल्य आधारित हो गई है। अर्थात चाहे गुड गवर्नेंस हो, चाहे एथिकल गवर्नेंस हो, ये अब रूल बेस्ड नहीं रह गई है, बल्कि रूल बेस्ड के साथ साथ वैल्यू बेस्ड हो गई है। रूल तो है, लेकिन रूल से ज़्यादा हम वैल्यू पर बल देते हैं। मानव का कल्याण कैसे सुनिश्चित हो, वो पहले भी था, वो अभी भी है, लेकिन पहले नीतियों, ब्यूरोक्रेट्स का जो काम होता था वो नीतियों का निर्दयतापूर्वक, कठोरतापूर्वक क्रियान्वयन करना होता था, उसके बारे में सोच विचार करना नहीं। लेकिन अब तब्दीली आ गई है, अब रूल बेस्ड के साथ साथ वैल्यू बेस्ड हो गई है शासन। इसलिए आज जो ब्यूरोक्रेट हो रहे हैं, इनके टारगेट बदल गए हैं। अब इनमें सेवा भाव की निपुणता देखी जा रही है, और इसीलिए जो 1976 में DS कोठारी साहब की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने बिल्कुल क्लियर कट लिखा है, ये उसी का टर्म मैं यूज कर रहा हूं, कि अब जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे वो नौकरशाह नहीं होंगे, वो तनाशाह नहीं होंगे, बल्कि अब ब्यूरोक्रेट्स जो होंगे वो मैनेजरियल एप्टीट्यूड का व्यक्ति होगा। मैनेजरियल एप्टीट्यूड, देखिए मैनेजर का काम होता है, और मैनेजर का काम डिफाइन है। एक तरफ मालिक है और एक तरफ पब्लिक है। मैनेजर का काम होता है एक कपला का काम करना है, अर्थात जो ओनर है, जो मालिक है, उसकी पॉलिसीज को, उसकी नीतियों को, उसके कार्यक्रमों से जनता को अवगत कराना, और जनता का जो इंटरेस्ट है उससे मालिक को इन्फॉर्म करना। यह एक मैनेजरियल, कहा गया कि अब जो मैनेजरियल टाइप का व्यक्ति होगा, और मैनेजरियल टाइप के व्यक्ति होगा, उसमें क्या वैल्यू होंगे? वो प्रोफेशनल होगा, व्यवसायिक, वो लीगल होगा, वैधानिक होगा, वो पॉलिटिकल होगा, पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिक्स में नहीं होगा, डिप्लोमेसी, और अंत में कहा गया कि डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अर्थात जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे वो इन मूल्यों से परिपूर्ण होंगे, वो तनाशाह नहीं होंगे, उनमें प्रोफेशनल, लीगल, पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और इसीलिए कहा गया कि वो एक नैतिक अगुवा के रूप में होंगे, वो सार्वजनिक संपत्तियों के संरक्षक के रूप में होंगे, वो जनता के ऊपर शासन नहीं करेंगे, बल्कि जनता की सेवा करने के लिए उनको नियुक्त किया गया है। और आज इसका मूर्त रूप दिखाई दे रहा है, जब कोरोना वायरस जो पूरे विश्व में एक महामारी के रूप में आया है, भारत में हम देख रहे हैं कि जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं और जितने भी शासन से संबंधित लोग हैं, उनमें सेवा भाव दिखाई दे रही है। वो जनता की सेवा कर रहे हैं, एक तरफ शासन करते हैं और दूसरी तरफ जनता की सेवा कर रहे हैं। वो खाना का पैकेट पहुंचाते हैं, उनको पानी पहुंचाते हैं, उनको अस्पताल पहुंचाते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं, उनकी दिक्कतों को समझ रहे हैं। ये टारगेट था एथिकल गवर्नेंस का, जो आज वर्तमान रूप में हम उसका मूर्त रूप देख रहे हैं। इसी को कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट होना। अर्थात आज जो नव्य उदारीकरण के युग में जो शासन हो गया है, या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनका एक ही उद्देश्य है कि हाउ टू टैक्टफुली हैंडल द डायनेमिक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अर्थात मानवीय व्यवहार को हम किस कौशल के साथ, उनकी गतिशीलता को किस कौशल के साथ, निपुणता के साथ, मर्यादा के साथ नियंत्रित करें, ये ब्यूरोक्रेसी का उद्देश्य हो गया है। अब मेन समस्या ये है कि यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस कहाँ पर आती है। अब इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर हम चर्चा करेंगे तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आज यहीं तक रहने दे रहा हूँ। और फिर जो मेरा नेक्स्ट कल की जो वीडियो होगी उसमें हम ये चर्चा करेंगे कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस टू रिजॉल्व
problems of human being? Yeah, what is the application of emotional intelligence in bureaucracy? शासन में जो भावनात्मक बुद्धि है उनका उपयोग हम कैसे करें और कहाँ पर करें? थैंक यू।